हेलो दोस्तों, मैं शिवम गंगवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट आ गई है। दिसंबर के लास्ट मंथ में ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, जिन्हें मिलकर आज हम सॉल्व करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से भिन्न जोड़े को चुनना है। ऑप्शन ए सर्कुलर सर्किल, सर्कल से सर्कुलर बनता है। ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर बनता है। ऑप्शन सी स्क्वायर और डायगोनल, डायगोनल और स्क्वायर का कहीं से कोई मैच नहीं है। ऑप्शन डी लाइन से लीनियर बनता है। तो हमारा जो इसका सही आंसर है, जो मैच नहीं कर रहा है, वो है ऑप्शन सी डायगोनल स्क्वायर। यही इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला में नहीं दिया गया पद याद करो। श्रृंखला दे रखी है 1, 2, 6, 12, 36, 72। इसको ध्यान से देखिएगा और इसको जोड़िएगा, ये कैसे करके अगला वाला टर्म, अगला वाला पद आ रहा है। हमारी सीरीज दे रखी है 1, 2, 6, 12, 36 और 72। ध्यान से देखने पर पता लग रहा है 1 की 2 से गुणा की गई है, गुणा 2 तो आया 2। 2 से 6 कैसे आया, मतलब कि हमने गुणा किया 3 बार। 2 3 6। अब 12 कैसे आएगा, 1 सेकेंड, 2 3 6। अब 6 से 12 कैसे आएगा, यह तो जैसे जो सीक्वेंस होता है अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो हो सकता था कि 2 से 3, 3 से एक बार 2 बार गुणा की, पहली बार, दूसरी बार 3 बार की, अगली बार 4 बार हो सकती थी, मतलब 6 चौक 24। लेकिन यहाँ है 12, मतलब कि हमने 2 बार गुणा की है। और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये अल्टरनेटिव गुणा है, क्योंकि 12 3 गुणा 3 और गुणा 36 दूनी 72, मतलब 2 बार गुणा। अब जो अगला पद होगा वो 72 की 3 बार गुणा करने के बाद आएगा, मतलब 72 3 216। ठीक है, मतलब कि इसका ऑप्शन जो डी है 216 वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसकी जो गुणा की गई है आप सभी को दिख रहा है, ये अल्टरनेटिव की गई है। पहले एक बार 2 से की है, फिर 3 से की है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, अब अगली बार 3 से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि P का अर्थ गुणा है, A का अर्थ जोड़ है, W का अर्थ भाग है और Y का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने इसके नंबर को लिखा 13, 3, 11, 26, 6, 13, 19। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये आपका 13। ठीक है, चलिए अब इसको आगे देखते हैं। जैसे जैसे लेटर दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग इनके सिंबल भी लगा देते हैं, उसके साइन लगा देते हैं। पहले दे रखा है P, P का अर्थ है गुणा। उसके बाद दे रखा है A का मतलब है प्लस, जोड़ना है इसको। उसके बाद दे रखा है बाई, बाई का मतलब है माइनस करना। बाई के बाद दे रखा है फिर से P मतलब गुणा। उसके बाद दे रखा है W मतलब भाग और लास्ट में दे रखा है A का मतलब जोड़ना है इसको। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर
प्लस फिर माइनस, 13 3 39। अगर हम इसको सॉल्व करें तो +3 माइनस, यहाँ ये भाग है, इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये भाग है, ठीक है। -26 गुणा, अब इसको 6 को हम 13 से भाग करेंगे, तो 13 को भाग करते हैं हम, 6 को 13 से भाग करते हैं तो ये आएगा डेसिमल में, मतलब पॉइंट में आएगा। जब ये डेसिमल में आएगा तो हमें ज़्यादा आगे तक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एक बार 6 को 13 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.4 आएगा, 0.4 प्लस 19, ठीक है। ये 39 ऐसे ही चलता रहेगा आपका, +3 माइनस 0.4 की जब 26 से गुणा करेंगे, 0.4 की जब 26 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 26 चौके 25 चौका 100, मतलब 26 चौके 104, 26 चौके 104, ठीक है। अब जब पॉइंट 1 के बाद है तो यहां हम लगा देंगे पॉइंट, ये लग गया आपका पॉइंट, प्लस 19। अब जहां जहां प्लस के डिजिट दे रखे हैं, प्लस की संख्या दे रखी है, उन्हें जोड़ देंगे, और जहां माइनस दे रखा है वहां घटा देंगे। हालांकि इसका आंसर मैच नहीं होगा। आंसर मैच क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सब एक नंबर दे रखा है, उसमें पॉइंट में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो आंसर आने वाला है वो पॉइंट में आने वाला है। फिर भी इसको सॉल्व करते हैं, आंसर मैच नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ठीक आना चाहिए, क्वेश्चन ठीक से सॉल्व होना चाहिए। 39 और 3 होते हैं 42, 42 39 3 42, 42 और 19 61, और 61 और -10 10.4। एक इसको थोड़ा रफ इधर लिख लेते हैं यहां, ठीक है। ये आपका हुआ 39 3 42, 39 3 42, 42 और 19 61, 61 माइनस 10.4, 10.4। अगर जब हम इसको माइनस करते हैं तो आपका आएगा ये 50.6 समथिंग आएगा, जो इसका सही आंसर है। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट में लिखेंगे तो हम इसको ऑप्शन ए लिख सकते हैं। इसको अगर हमें टिक करना होगा तो हम इसे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, और बाकी अगर इसको बिल्कुल एक्यूरेट करना है तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, और इसमें ऐसा भी कोई आंसर नहीं दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, नन ऑफ दीज, इसलिए हम इसको ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि z बराबर 26 है और do बराबर 19 है तो it। जब z बराबर 26 है तो हमें यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है जो प्लेस वैल्यू होती है z की वो 26 होती है, z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। do बराबर आपका 19 है, मतलब d की प्लेस वैल्यू 4 और o की प्लेस वैल्यू 15, मतलब के 19। इसको हम सीधे सीधे प्लेस वैल्यू इसकी दे रखी है। अब ऐसे ही हमको करना है IT का जो मान है वो ज्ञात करना है। जब हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता होगी I की और T की, इसलिए हम जो वैल्यू है वो बड़े अच्छे से पता कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं I जो होता है वो 90 नंबर पर होता है। I की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, और T की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 20, मतलब के 29। ये आपका जो आंसर है वो है 29, मतलब कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, नीचे कुछ कथन के साथ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको ज्ञात करना है कौन से निष्कर्ष कथन के तर्क संगत हैं। कथन दे रखा है कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। ऑप्शन बी है कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए
आशावादी होते हैं। इसके निष्कर्ष दे रखे हैं। कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये देखना है कि ये तर्कसंगत है या नहीं है। कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही इसका आंसर दीजिएगा। एक बार कथन फिर पढ़ता हूं। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ऑप्शन बी, कथन बी, कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं। निष्कर्ष इसका, कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें ऐसा कथन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि परिणाम का जो शॉर्टकट है या नहीं है। उन्होंने बोला है कि कड़ी मेहनत के लिए का कोई विकल्प नहीं, मतलब जो उसका कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब कि उसका कोई शॉर्टकट है या नहीं, वो उस चीज से रिलेट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो इसका निष्कर्ष है वो पहला वाला तर्कसंगत नहीं है। पहला वाला तर्कसंगत नहीं है। अब चलते हैं निष्कर्ष 2 की तरफ। कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है। ये ऑप्शन बी से, कथन बी से मैच कर रहा है। इसको जरा ठीक से देखिएगा। ऑप्शन बी, जो कथन बी दे रखा है वो दे रखा है कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं। कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, मतलब कि जो कड़ी मेहनत करेगा वो निश्चित ही सफल रास्ते को जाएगा। मतलब कि ये ऑप्शन बी से के तर्कसंगत है, मतलब आपका जो ये है वो तर्कसंगत है। जब हम इसके ऑप्शन की बात करें, केवल ए जो ऑप्शन है वो केवल निष्कर्ष एक तर्कसंगत है, जो कि गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए तर्कसंगत है ही नहीं। ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष बी तर्कसंगत है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तब तर्कसंगत नहीं है तो कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे कुछ कथन के साथ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको ज्ञात करना है कौन सा निष्कर्ष कथन के साथ तर्कसंगत है। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कथन में लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही है। कथन दे रखा है कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या कहता है इसका? कक्षा में लड़के नहीं हैं। ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं होता है। कथन में केवल लड़कियों के बारे में बताया है, लड़कों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम लड़कों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब कि ये तर्कसंगत नहीं है। निष्कर्ष 2, कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं हैं। हाँ, ये बिल्कुल तर्कसंगत है। कैसे तर्कसंगत है? क्योंकि कथन में दे रखा कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी की सारी लड़कियां बुद्धिमान हैं, या कि कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं, केवल कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं। इसलिए ये बिल्कुल तर्कसंगत है। और जब इसका हम ऑप्शन टिक करेंगे, वो भी हम ऑप्शन वी टिक करेंगे, क्योंकि केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है, बाकी हमारा कोई भी ऑप्शन इससे रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही जो आंसर होगा, एक बार फिर बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन निष्कर्ष 2 ही तर्कसंगत है और ऑप्शन ए तर्कसंगत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पेन को 613 लिखा जाता है और स्ट्रिंग को 580934 लिखा जाता है, तो रिपेंडिंग को क्या लिखा जाएगा? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां लॉजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि हमें वहां कोई लॉजिक लगाना है या नहीं लगाना है। अगर यहां कोई भी ऐसा लेटर दे रखा होता जो इस वाले लेटर में यहां और यहां मैच नहीं करता होता, तो हम वहां देखते हमें कौन सा लॉजिक लगाना है, कैसे करके नंबर आ रहे हैं। लेकिन हमें यहां देखना है कि ये जो सारे लेटर हैं, रिपेंडिंग के जो भी सारे लेटर हैं, ये इसके जो भी सारे लेटर हैं, वो यहाँ से और यहाँ से मैच हो रहे हैं। तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं इसको।
बहुत ही आसान तरीका है इसका। रिपेनिंग, रिपेनिंग का जो लास्ट का आईएनजी है वो स्टिंग के आईएनजी से मैच होता है, मतलब जो लास्ट का आएगा, लास्ट का आएगा इसका 934। ठीक है, अब बचा आगे का REPIN। PEN का हम 613 ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम है और ये भी सेम है। अगर इसकी बात करें, हम इसको क्रॉस चेक करें कि ये सही है कि नहीं है, तो इसमें दे रखा है N, यहाँ दे रखा है N का 3 और यहाँ N का दे रखा है, ये रहा N आपका और ये रहा 3, मतलब कि हम इसको सीधे सीधे उठा सकते हैं। रिपेन का हो गया 613, मतलब यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं 613। आगे बचा R और I। RI को अगर हम स्ट्रिंग के RI से मैच करें तो ये आता है 0 और 9, 0 और 9। ये आपका सही आंसर हो गया, जो कि बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। जो कोडिंग होती है, इस कोडिंग का बहुत ही शॉर्ट मेथड है, जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मैच कर लीजिए, 0 9 6 1 3 9 3 4, मतलब कि ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो आपके आंसर से मैच कर रहा है, यही इसका सही आंसर होगा विद शॉर्ट ट्रिक। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन करने में, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे टाइम बचत करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलेंडर को लिखा है इन्होंने AYJCLVYP। अब जरूरी नहीं है कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से किया था वैसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएं। यहाँ ऐसा कोई भी लेटर नहीं दे रखा है जो इस वाले इस टेबल से मैच करता हो। होगा एक आध होगा, जैसे ए मैच कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे लेटर मिल जाएं। इसलिए हमको क्या करना है, हमको इसका मेथड देखना है कि किस मेथड से ये लेटर आए हैं। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, CALENDA और R। इसके आगे लिखते हैं हम जैसे जैसे दे रखा है हमें, A by J C L B by और P। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने का सबसे अच्छा जरिया होता है प्लेस वैल्यू याद रखना। जैसे ही हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। C की प्लेस वैल्यू होती है 3, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, A की 1, बाई की 25, J की 10, L की 12, E की 5, C की 3, N की 14, L की 12, B का 2, D 4, A 1, बाई 25, P 16 और 18। ठीक है, अब यहाँ अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता लग रहा है ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 25 है, ये 12 है, ये 10 है, ये 5 3 14 12 4 2 1 25 18 16। मतलब कि सबके सब में एक ही कॉमन है कि वो माइनस हो रहा है, मतलब संख्या कम होती जा रही है। जैसे 3 दे रखा है उसका 1 हो रहा है, 1 दे रखा है उसका 25 हो रहा है। आप सभी जानते हैं -2 तो होगा नहीं इसका। वो जो Z होता है वो 26 पर होता है। इसको हम वापस उसी क्रम में ला सकते हैं। जैसे एक का 1 दे रखा है उसमें -2 करेंगे तो वो -2 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, उसका होगा 25। मतलब जो इसके पीछे Z दे रखा होगा वो 26 आएगा, 1 माइनस हो गया, और दूसरा जब माइनस करेंगे तो बाई पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो इसका लॉजिक है वो -2 का दिख रहा है, सभी को दिखना चाहिए ये -2 -2 -2 -2। ठीक है, यही मेथड यही टेक्निक हम इस टेबल में लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ही इस टेबल में लगाएंगे, इस टेबल को हम यहीं लिख देते हैं। S का हो गया आपका 19, T का 20,
A1 B2 L12 E5, ठीक है। -2 किया 17, -2 किया 18, एक में से -2 किया -1 नहीं -25, मतलब 2 माइनस किए तो बचा 25। 26 से माइनस करेंगे इसको, 26 के ये कंटिन्यू चलती रहेगी। 2 में से -2 किया मतलब कि 0 नहीं 26, 26 को हम 0 लिख सकते हैं, 12 को 10, 5 को 3, ठीक है। 17 पे आता है आपका Q, 17 पे आता है आपका Q, कलर चेंज कर लेते हैं। 17 पे आता है आपका Q, 18 पे आता है आपका R, 25 पे आता है आपका Y, 26 Z, 26 Z। आप शॉर्ट ट्रिक अगर यूज करें जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आपको इन 2 लेटर से पता लग जाएगा कि आपका आंसर कौन सा मैच हो रहा है, क्योंकि Q और R इस ऑप्शन बी के अलावा कहीं दे ही नहीं रखे हैं। जब इसके अलावा कहीं नहीं दे रखे हैं तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक बार हम आगे तक जा सकते हैं, जैसा कि इसमें बाई दे रखा है, ऑप्शन बी में भी बाई है, जेड है, ऑप्शन बी में भी जेड है, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने सेटिंग, जिसे पढ़िए और सॉल्व कीजिए। देखिए, इसमें दे रखा है निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। बाई, आर, एम, जे और बी 5 व्यवसाय करते हैं, अर्थात डिजाइनर, शिक्षक, तकनीशियन, अकाउंटेंट, और 5 उपकरण मोबाइल, कैलकुलेटर, टैबलेट और कंप्यूटर यादृच्छिक मतलब कि क्रमबद्ध नहीं है, क्रम में नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार ये यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि यही क्रम हो। एक व्यक्ति केवल एक ही पैसे को और एक ही उपकरण को ले सकता है, मतलब एक व्यक्ति एक ही पैसे में है, एक ही व्यवसाय में है और एक ही उपकरण यूज करता है। आगे जानकारी दे रखी है, एम के पास एक कैलकुलेटर है और वह ना ही शिक्षक है और ना ही तकनीशियन है। नंबर 2, डिजाइनर के पास टैबलेट है। जिस व्यक्ति के पास मोबाइल है वह ना एक अकाउंटेंट है और ना ही एक शिक्षक है। वह एक इंजीनियर है जिसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल है। जे एक तकनीशियन है और बी एक शिक्षक है। चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें व्यक्ति दे रखे हैं, हमें दे रखा है बाई, आर, एम। एक सेकंड रुकिए, हम क्या करते हैं, ठीक है, हमें दे रखा है बाई, आर, एम, जे, बी। रहने दीजिए, हम यहीं से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाई, आर, एम, जे और बी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं। इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं। इसके 3 क्वेश्चन हैं जिसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। तब तक आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक भाषा में कॉस्टली डाइनिंग टेबल को ANOBCP के जैसा लिखा है और कैन नॉट बाई टेबल को SESANDQ के जैसा लिखा है, तो टेबल को किस तरह लिखा जाएगा।
टेबल को हम कैसे लिखेंगे। यहां हमको सिर्फ और सिर्फ मैच करना है कि टेबल दोनों में दे रखी है और क्या क्या दे रखा है इसमें। कॉस्टली डाइनिंग, कैन नॉट बाई, मतलब यहाँ और भी कुछ दोनों में कॉमन नहीं है। जब यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एक ही लेटर कॉमन, एक ही वर्ड कॉमन है, तो हम देखेंगे इसको जो कोड किया गया है उसमें क्या कॉमन है। उसमें भी एक ही चीज़ कॉमन होनी चाहिए। अगर उसमें हम उस जो कोड दे रखा है उसकी बात करें तो हमारा यहाँ है AN कॉमन, हमारा AN कॉमन यहाँ है, AN भी यहाँ है। तो मतलब इसका जो सही आंसर होगा टेबल के अकॉर्डिंग AN मैच कर रहा है, मतलब इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला में नहीं दिया गया पद ज्ञात करो। श्रृंखला दे रखी है DABC HEFG खाली स्थान PMNO TQRS। ऑप्शन इसके सी ही 3 ही दे रखे हैं। बाय मिस्टेक एक ऑप्शन डी इसका मिसप्रिंट हो चुका है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका सीक्वेंस क्या है। ABCD EFG H। अगर हम इसको ध्यान से देखें 4 लेटर का एक ग्रुप बना रखा है, 4 लेटर का एक ग्रुप बना रखा है और उसमें उन्होंने क्या किया है, अगर ए से स्टार्ट किया तो ABCD को सबसे पहले लाए हैं ये लोग, देखिएगा ध्यान से इसको। अब नेक्स्ट जो ई से स्टार्ट किया है EFGH, 4 जो लेटर दे रखे हैं इन्होंने एक ग्रुप में, वो सारे के सारे सीक्वेंस में है। फर्क सिर्फ इतना है कि ABCD को सबसे पहले ले आए, फिर EFGH को फिर पहले ले आए, तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा H के आगे फिर स्टार्ट कर देते हैं ABCD, रिवर्स आ गए, EFGH यहाँ आ गए, मतलब कि HIJK और इसका इधर आ गया L। ये आपका सही आंसर होगा, जो जैसा कि आपका इन सब में DABC में मैच हो रहा है वैसा ही ऑप्शन ये है। H के बाद IJK और L को इन्होंने सबसे आगे रख दिया, मतलब कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही आंसर है और श्रृंखला के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। 44, 4, 5, 7 को ऐसे इसके बीच में जो चिन्ह आएंगे वो ऐसे आएंगे कि 82 आएगा। इसकी आज मैं बहुत अच्छी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आपको, वो ये है, इन सभी में ऑप्शन ABCD में भाग का साइन दे रखा है, भाग का चिन्ह दे रखा है। अब हमको ये पता करना है कि ये एक पूर्ण संख्या है, 82 एक पूर्ण संख्या है, मतलब कि ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा, डिवाइड ऐसी जगह नहीं होगा जहां संख्या उसका आंसर जो है वो दशमलव में आए। ऑप्शन ए की बात करें हम, भाग 5 के और 7 के बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ गुणा, जब 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो संख्या दशमलव में आएगी। बी में भाग यहाँ दे रखा है, 4 को और 7 को, 4 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तब भी संख्या दशमलव में आएगी। ऑप्शन सी की बात करें, फिर से भाग 7 को 5 से भाग देना पड़ेगा, संख्या दशमलव में आएगी। ऑप्शन डी, अगर भाग यहाँ करते हैं, भाग हम यहाँ करते हैं तो ये जाएगा 11 बार, उसके बाद गुणा 7 प्लस 5, 11 7 77 और 5 82, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, भाग को ऐसी जगह, भाग के चिन्ह को ऐसी जगह सेट करना है जहां कि उसका जो आंसर है वो दशमलव में ना आए, क्योंकि उसका जो आपका आंसर दे रखा है वो एक पूर्ण संख्या दे रखी है, दशमलव में नहीं है। तो इसका लॉजिक यही है कि जब भाग करेंगे तो अगर वो पूर्ण संख्या आती है तभी हमारा लास्ट में पूर्ण संख्या आ पाएगा, वरना बीच में हम इसको नहीं यूज कर सकते, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कोडिंग है,
रन को 18, 21, 14 लिखते हैं, विन को 29, 14 लिखते हैं, तो विन को क्या लिखेंगे? मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम प्लेस वैल्यू के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। RUN, अगर हम इसको देखें 18, U मतलब 21 और N मतलब 14, इन सबको अगर हमने जोड़ के लिख दिया तो 18, 21, 14 बिल्कुल आपका सेम लिखा हुआ है, मतलब कि प्लेस वैल्यू से ही हमारा आंसर आ जाएगा। बिन को हमें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जब बिन को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसका आंसर सीधे सीधे लिख सकते हैं। B मतलब 2, R मतलब 18, I मतलब 9, N मतलब 14, G मतलब 7। यही आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। उससे पहले आपका जो क्वेश्चन रह गया था, जो सफिशिएंट जगह की वजह से नहीं हो पाया था, उसको एक बार हम ट्राई करते हैं ऐसे ही स्क्रीन पर। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। इन्होंने दे रखा है Y R M J दोस्तों, इसके लिए हम दूसरी स्लाइड ओपन कर लेते हैं, जहां आपको मैं बता सकूं कि ये सेटिंग कैसे बनेगी। ठीक है, यहां दे रखा है M, इसमें पहले 5% बनाते हैं हम। कौन कौन है हमारे 5%? पहला है हमारा बाई, फिर दे रखा है R M J और लास्ट है B। इस तरह के क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे ऐसे ही लिखना होता है, जो हमारा इजीली बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन खींचने से, ऐसा लाइन बनाने से ऐसा फ़ायदा है, इनको ड्रॉ करने से, इनको खींचने से, जिससे हमारा मिसमैच नहीं होगा। हमें बहुत ही आराम से, ज़रूरी नहीं है कि हमें एग्ज़ाम में इतने आराम से करना है। ठीक है, अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें वैसे वैसे सॉल्व करना है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनमें लिख रखा है M के पास एक कैलकुलेटर है, M के पास एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को CAL, इसको हम कलर चेंज करते हैं। M के पास कैलकुलेटर CAL कैलकुलेटर है। ठीक है, ना वह टीचर है, मतलब कि हाँ इसको क्रॉस करते हैं, ना वह टीचर है और ना ही वह टेक्नीशियन है, माफ कीजिएगा, कैलकुलेटर, इसको हिंदी में लिखना ज़्यादा सही रहेगा। कैलकुलेटर, ना ही वह शिक्षक है, ना ही वह शिक्षक है और ना ही वह तकनीशियन है। ठीक है, यहाँ क्रॉस लगा देते हैं, इससे पता लगता रहेगा हमें कि ये लोग ये चीज़ नहीं है। नेक्स्ट लाइन है डिजाइनर के पास टैबलेट है। ठीक है, डिजाइनर के पास, यहाँ ये नोट करने वाली बात होती है इन पॉइंटों को, जिसको हम नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम साथ में नहीं लिख सकते हैं, हमें उनको नोट करना चाहिए। यहाँ स्पेस की ज़रा थोड़ी कमी है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति के पास मोबाइल है वह ना तो अकाउंटेंट है और ना ही एक शिक्षक है। यहां भी हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, यहां नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसका इंतजार करते हैं। आगे चलते हैं। बाई एक इंजीनियर है, बाई एक इंजीनियर है, जिससे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, ये व्यवसाय है और ये उपकरण है। ठीक है, ठीक, आगे पढ़ते हैं। बाई एक इंजीनियर है जिसके पास ना कंप्यूटर है और ना मोबाइल है। इसके पास ना कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल है।
ठीक है। जे एक तकनीशियन है, जे एक तकनीशियन है, जे एक तकनीशियन है। बी एक शिक्षक नहीं है, बी जो है वो टीचर नहीं है। जब बी टीचर नहीं है तो उसको हम लिखते हैं यहां, ठीक है। बी एक अध्यापक नहीं है। इसमें एक पॉइंट दे रखा है, डिजाइनर के पास टैबलेट है, डिजाइनर के पास टैबलेट है। बाई एक इंजीनियर है जिसके पास ना तो कंप्यूटर है, बाई के पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल है। यहां 5 गैजेट दे रखे हैं, गैजेट नंबर 1 2 ये हो गया, तीसरा ये हो चुका है, चौथा डिजाइनर के पास टैबलेट है, मतलब इंजीनियर के पास टैबलेट नहीं होगी, ठीक है। जब एक गैजेट बचा, एक उपकरण बचा जो कि लैपटॉप बचा, बाकी 4 ये कैंसिल हो गए। इंजीनियर के लिए लैपटॉप आएगा यहां। वो इसलिए आएगा कि कंप्यूटर और मोबाइल यहां आ नहीं सकते, इनको मना कर रखा है। कैलकुलेटर ऑलरेडी एम के पास है और जो टैबलेट है वो डिजाइनर के पास है, बचा लैपटॉप जो कि इंजीनियर के पास है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टीचर यहां नहीं आएगा, टीचर बी के पास नहीं आएगा। इन्होंने कहा है बी एक शिक्षक नहीं है, बी शिक्षक नहीं है, एम शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक कौन हुआ? शिक्षक हुआ आर, शिक्षक हुआ आर, ठीक है। समझिएगा इसको ध्यान से। डिजाइनर के पास शिक्षक आर हो गया। एक यहां पॉइंट दे रखा है, डिजाइनर के पास टैबलेट है। डिजाइनर टैबलेट जब एक साथ आएंगे तो जो वो बचा ऑप्शन केवल बी, डिजाइनर यहां आएगा और टैबलेट यहां आएगा, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई दूसरा स्थान ही नहीं है इसके लिए, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये तकनीशियन है, शिक्षक। यहां हमारे केवल एक जगह बचती है, यहां हमारे लिए केवल एक जगह बचती है, वो बचती है अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट, ठीक है। ये बचती है हमारे लिए केवल एक अकाउंटेंट के लिए। अब बचे उपकरण, एक शिक्षक के पास कुछ नहीं है और एक तकनीशियन के, जो तकनीशियन है उसके पास हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, वह व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है वह ना तो अकाउंटेंट है और ना ही शिक्षक है। मतलब जिसके पास मोबाइल है वो ना ही अकाउंटेंट है ना ही शिक्षक है। जब शिक्षक के पास मोबाइल नहीं होगा तो वो होगा तकनीशियन के पास, यहां आएगा आपका मोबाइल, ठीक है। आपका एक उपकरण बचता है, वो बचता है आपका कंप्यूटर। माफी चाहूंगा, स्पेस कम होने की वजह से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, जो आपको समझने में काफी परेशानी करेगी, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आपको मैंने बता दिया है ये कैसे बनेगी। वाई जो है वो इंजीनियर है और उसके पास लैपटॉप है, आर जो है वो शिक्षक है, कंप्यूटर है उसके पास, एम एक अकाउंटेंट है और वो कैलकुलेटर रखता है, जे जो एक तकनीशियन है अपने पास मोबाइल रखता है, बी एक डिजाइनर है जो टैबलेट रखता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अकाउंटेंट के पास कौन सा उपकरण है? अभी जो हमने इनका सिटिंग बिठा ली है, जैसे जैसे बिठाला है उसके अकॉर्डिंग अकाउंटेंट के पास कैलकुलेटर है, ठीक है, जो इसका सही आंसर है। लास्ट इससे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर किसके पास है? कंप्यूटर
किसके पास है? कंप्यूटर था आपका आर के पास, कंप्यूटर था आपके आर के पास, जो कि एक कंप्यूटर आर के पास था, जो कि एक शिक्षक था। ठीक है, कंप्यूटर के पास जो ये था आपका ऑप्शन, कंप्यूटर किसके पास है? कंप्यूटर आर के पास था, जो एक शिक्षक था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? ऑप्शन ए शिक्षक लैपटॉप, नहीं क्योंकि उसके पास कंप्यूटर था। ऑप्शन बी अकाउंटेंट टैबलेट, नहीं उसके पास कैलकुलेटर था। ठीक है। ऑप्शन सी तकनीशियन कंप्यूटर, नहीं ये भी सही नहीं होगा, उसके पास तकनीशियन के पास मोबाइल था। ऑप्शन डी इंजीनियर लैपटॉप, ये बिल्कुल सही आंसर है, जो हमने सेटिंग बिठा ली थी उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहेंगी और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।